जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है मैथ मस्ती प्रो। और आज हम करने वाले हैं सीबीएसई का मैथ का सैंपल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। मैं कोशिश करूंगा कि आज मैं सेक्शन ए का पूरा सॉल्यूशन अपलोड कर दूं और सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी ये सारा का सारा सॉल्यूशन भी 1 to 1 डे में अपलोड करता रहूं ताकि आपका पूरा का पूरा तैयारी कंफर्म हो जाए। क्योंकि हम सब जानते हैं ना कि सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। क्या पता इससे इसी जैसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछ दिया जाए, है ना। तो चलो क्वेश्चन ज्यादा आपका समय बर्बाद ना करते हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन को शुरुआत करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन के साथ जय श्री गणेश करते हैं। देखो पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 1 मार्क्स क्वेश्चन और काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको क्या बोल रखा है, इफ फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ये दे रखा है आपको, तो आपको मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने वाला नहीं हूं। सॉल्यूशन में जो जो फॉर्मुला यूज होगा मैं साथ साथ आपको बताते चलूंगा। अगर आपको पहले से पता था तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो उसको नोट जरूर करते जाना, ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो देखो ध्यान से समझना, आप एक फॉर्मुला, पहला फॉर्मुला यहाँ पर आप नोट करना है। कौन सा फॉर्मुला सर, कि ए इंटू जो एडजॉइंट ऑफ ए होता है ना, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ जो आपका ए होता है वो आपका बराबर क्या होता है, वो बराबर होता है आपका मॉड ऑफ ए इंटू आई एन। आई एन क्या है आपका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ये पहला फॉर्मूला जो आपको नोट करना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला कि मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ जो ए होता है आपका वो बराबर होता है, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो बराबर होता है मॉड ऑफ ए का पावर n माइनस 1 का। वेर आपका n क्या होता है, n होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। n क्या होता है आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये दो फॉर्मूला का मैं अभी यहाँ पर यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। ये दो फॉर्मूला आपको आपके दिमाग में रख लेना, ठीक है, नोट कर लेना इसको। अब मैं चलने वाला हूँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूँ। तो चलो सॉल्व करता हूँ इसको। देखो यहाँ पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर हमको वो दिया हुआ है, तो क्या मैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर मॉड ऑफ ए इंटू आई एन। उस इस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह मैंने लिख दिया ए इंटू आई एन। मैंने भी आपको सिखाया। अच्छा एन की जगह क्या कर दो, ये 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर एन बराबर मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर इक्वल टू, मैं क्या यहाँ से 2025 को कॉमन निकाल सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ से 2025 को कॉमन निकालूंगा, अंदर में क्या बचेगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, ये कुछ बचेगा आपको। अब मैं जरा देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि मॉड ऑफ ए आई 3 इक्वल टू 2025। अच्छा जरा गौर से देखो, ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 का। तो अब अगर हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो बच्चा भी बता सकता है कि सर यहाँ से जो मॉडे है वो बराबर आपका आ जाएगा 2025। तो हमें हमारा मॉडे का वैल्यू तो मिल गया, वो किसके बराबर है, 2025। तो हमारा मॉडे का वैल्यू आ गया 2025, ठीक है सर। नेक्स्ट चीज हमें नेक्स्ट क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की जगह मैं क्या लिख दूंगा, देखो मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए है ना, उसकी जगह मैं बोल सकता हूँ ए का पावर n माइनस 1। ये फॉर्मुला का मैं यूज कर दूंगा। n की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, यहाँ पर 3, यहाँ पर मॉड होगा। n की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, 3। तो और मॉड a की जगह क्या पुट कर दूंगा, 2025। तो 2025 का पावर यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस 1, जो कि हो जाएगा 2, यानी कि 2025 का स्क्वायर। तो हमें मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ गया, 2025 का स्क्वायर, और मॉड ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2025। तो दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो क्या आएगा, तो मॉड ए की जगह ले देंगे 2025 प्लस इसके जगह मेरा आ जाएगा 2025 का स्क्वायर, जो कि हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, देखने में थोड़ा सा लंबा लग रहा है क्वेश्चन देखने में, मगर क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सिंपल मैट्रिक्स का कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने पिछला क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टी वही बताया था, फॉर्मुला भी बताया था जो जो यूज होने वाला है, यहाँ पर भी समझाऊंगा, आप देखते जाना। तो क्या बोल रखा है कि देखिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी हमारा मैट्रिक्स है। एक्स जो है हमारा वो 2 इंटू एन ऑर्डर का है, वाई जो है हमारा वो 3 इंटू के ऑर्डर का है, जेड जो है वो 2 इंटू पी ऑर्डर का है, डब्ल्यू एन इंटू 3 ऑर्डर का है, और पी जो है पी इंटू के ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमें बोलता है कि अच्छा जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है एन के और पी में। अच्छा तो हमें बता रहे थे कि जो पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई जो है वो आपका डिफाइन होगा। कब डिफाइन होगा, मतलब ये मतलब अगर इसको अगर डिफाइन होना है, इस चीज को अगर प्रूफ होना है कि इस चीज सही है, जैसे कि हमें बोला कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का जो रिलेशन हमें निकालेंगे अभी हम, अगर ये बात सही है, ये अगर डिफाइन वैल्यू अगर दे रहा है, तो ये 4 कंडीशन में से कौन से कंडीशन को सेटिस्फाई होना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम पी वाई से शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ पर पी और वाई दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स पी और एक मैट्रिक्स है तुम्हारा वाई। ये दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लगाते हैं। देखो अगर दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम पी का ऑर्डर लिखे तो पी का ऑर्डर क्या है, यहाँ पर पी इंटू के है, ठीक है। अगर हम मैट्रिक्स वाई का यहाँ पर ऑर्डर लिखेंगे तो मैट्रिक्स को वाई का ऑर्डर जो हमारा दिया हुआ क्वेश्चन में वो दिया हुआ 3 इंटू के। हम जानते हैं ना, अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है
तो दो एक एक मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम आपस में बराबर होना चाहिए, है ना। रो कॉलम, तो एक मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो, ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होना है तो के बराबर क्या होगा हमारा 3 होना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया बात को। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई होना है तो पहला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारा के बराबर 3 आ गया। नेक्स्ट देखो हम यहां पर करते हैं, तो देखो के बराबर 3 मेरा कहां कहां पर, तो के बराबर 3 मेरा ऑप्शन डी में आ रहा है और के बराबर 3 मेरा ऑप्शन ए में आ रहा है, सी में भी आ रहा है। ऑप्शन बी में नहीं आ रहा तो ऑप्शन बी तो हमारा ऐसे ही गलत हो गया, नेगलेक्ट हो जाएगा। अब इन तीनों के लिए थोड़ा चेक करते हैं, ठीक है। तो चलो आप ओमेगा डब्ल्यू वाई के लिए देखते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यू वाई भी दो मैट्रिक्स जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर भी देखो सेम प्रॉपर्टी लगेगा, है ना। यहां पर भी क्या लगेगा, सेम प्रॉपर्टी। देखो ओमेगा का डब्ल्यू जो है मेरा वो कौन से ऑर्डर का है, डब्ल्यू मेरा एन इंटू 3 ऑर्डर का है, ठीक है सर। और जो y है मेरा वो y बाबू मेरा है यहाँ पर 3 इंटू के ऑर्डर का फर्दर है। तो जरा गौर से देखो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को जरा गौर से देखो, इसका इसका कॉलम और इसका रो आपस में बराबर है, मतलब हाँ ये दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है सर। यहां तक तो हमको बात समझ में आ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। डब्ल्यू वाई मतलब मान के चलो, देखो जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है ना। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर क्या होता है, पहला मैट्रिक्स का रो और दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम, वही इसका ऑर्डर होता है। जैसे पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो पी वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा पी इंटू के, ठीक है। सिमिलरली डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो पहला मैट्रिक्स का आपको लेना है रो और दूसरा मैट्रिक्स का लेना है आपको कॉलम। तो ये डब्ल्यू वाई का मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एन इंटू के, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझना, अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड होना है, अगर दोनों मैट्रिक्स को क्या होना है, ऐड होना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर होंगे। जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो क्योंकि आप देखो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को आप 3 इंटू 3 के साथ तो ऐड नहीं कर सकते। तो अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर बराबर है, इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि P इंटू के ये बराबर होना चाहिए आपका N इंटू के का। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा P बराबर आना चाहिए N। तो देखो दो कंडीशन हमारा होना चाहिए, एक K इक्वल टू 3 और एक P इक्वल टू N। अगर ये चीज को वैलिड सेटिस्फाई होना है तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर का। तो यहां पर बोल रखा है कि एफ एक्स इक्वल टू अगर ई का पावर एक्स है तो ई का पावर एक्स कहां पर स्ट्राइकली इंक्रीज करेगा, 1 से लेकर इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से 0 तक, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, या 0 से लेकर इंफिनिटी तक। अगर मैं इसका ई का पावर ऐसा ग्राफ प्लॉट करूं तो ई का पावर ऐसा ग्राफ कैसा बढ़ता है, जरा देखना यहाँ पर। ये देखो ये ई का पावर एक्स का आपका ग्राफ है। तो जरा गौर से अगर आप देखो तो ई का पावर एक्स का ग्राफ स्ट्राइकली इंक्रीजिंग है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तक। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलो सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें क्या बोल रखा है कि ए और बी जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, ऑफ सेम ऑर्डर विथ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है 5। देन हमें इसका वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। तो मैं इसको पहले ना मॉड के रूप में लिख लेता हूँ। डिटरमिनेंट ऑफ ए इसको बोल डेल्टा को बोल सकता हूँ ना मैं, मॉड ऑफ ए इक्वल टू आपको 5 दिया हुआ है और आपको बोल रहा है मॉड ऑफ बी इनवर्स ए बी का यहाँ पर आपको ऐसा स्क्वायर दिया हुआ है ना, और इसका आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। इस चीज का आपको वैल्यू बताना है। तो चलो सॉल्व करते हैं। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि ये हो जाएगा आपको मॉड ऑफ बी इनवर्स का स्क्वायर, ये मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और फिर आपको बी ऑफ मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। देखो ये दोनों मिलकर आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर सिर्फ मॉड ऑफ ए का ही स्क्वायर बचेगा और मॉड ऑफ ए का वैल्यू हमें कितना दे रखा था, यहाँ पर 5 दे रखा था, यानी कि आपको जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो 5 का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बोल रखा है कि द वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स एन इक्वल टू ए इज ए होमोजेनियस इक्वेशन। वैसे यहाँ पर एक और बात बोला था ना, क्या बोला था कि जो हमारा x और y है वो बिलोंग्स टू कर रहा है r प्लस, मतलब रियल पॉजिटिव रियल नंबर आपका होना चाहिए x और y, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा बार इंफॉर्मेशन जो है इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको जैसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये x का पावर इनको नीचे भेज देंगे तो ये हो जाएगा y अपॉन x का पावर n। अच्छा log y माइनस log x लिखा हुआ है ना, इसको मैं बोल सकता हूँ log y बाई एक्स। अच्छा प्लस 1 है ना, तो प्लस 1 को मैं बोल सकता हूँ क्या, log e बोल सकता हूँ इसको। प्लस 1 को मैंने बोल दिया यहाँ पर log e, ठीक है। अब जरा इसको जरा सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू y अपॉन x का पावर n, है ना। और ये log a प्लस log b के फॉर्म में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log इंटू e इंटू वाई बाई एक्स। तो देखिए ये आपका फाइनली आ गया, ठीक है।
अब जरा क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ो तो हमें क्या बोलता है कि हमें n की वैल्यू बतानी है, हमें n की वैल्यू बतानी है, ठीक है। फॉर विच द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस, ये इतना, ठीक है। तो अगर मान चलो इसको होमोजेनियस इक्वेशन होना है तो इसका डिग्री जीरो होना चाहिए ना, इसका डिग्री कितना होना चाहिए, इसका डिग्री जीरो होना चाहिए। और अगर हमें इसका डिग्री को जीरो रखना है तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी n, इसकी n की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी यहाँ पर n, ठीक है। इसका मतलब आपका ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 भी ट्राई करते हैं। हमें यहाँ पर देखो 3 पॉइंट दे रखा है और बोल रखा है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो x1 इंटू y2 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो जो स्लोप होगा किसी भी दो पॉइंट का, जो स्लोप होगा वो अगले दो पॉइंट के स्लोप के बराबर आएगा। स्लोप निकालने का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ तीनों पॉइंट को नाम दे रखा है a b c, ठीक है। तो सबसे पहले मैं स्लोप ऑफ निकाल लेता हूं ए बी, ठीक है। स्लोप ऑफ AC, सॉरी स्लोप ऑफ निकाल लेता हूं AC। तो स्लोप ऑफ AC सिंपली आपका क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x1 प्लस x2 माइनस x1, ठीक है। सिमिलरली जो मैं यहां पर किनारे में यहां पर निकाल लेता हूं स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ BC आपका क्या हो जाएगा, यहां पर ये हो जाएगा आपका y1 प्लस y2 माइनस y2 अपॉन x1 प्लस x2 माइनस x2, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहां से y1 y1 कट जाएगा, यहां से x1 x1 कट जाएगा, यहां से y2 y2 कट जाएगा और यहां से x1 x1 कट जाएगा। तो यहां पर जो आपको स्लोप आएगा वो आएगा y2 अपॉन x2 और यहां पर जो स्लोप आएगा वो आएगा आपको x1 y1 अपॉन x1। तो दिक्कत यहां पर, तो यहां से आपको स्लोप आ गया y2 अपॉन x2 और यहां से जो आपको स्लोप आएगा ये x2 एक्चुअली यहां पर है ना, ये x2 है और ये x1, ठीक है। तो यहां से जो आपको स्लोप आ गया वो आ गया आपको y1 अपॉन x1। अब देखो चूंकि मैंने आपको बोल रखा है कि ये जो है कोलिनियर है तो दोनों का जो स्लोप आया वो बराबर आना चाहिए। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि y2 अपॉन x2 ये बराबर आना चाहिए y1 अपॉन x1 का। अब आप दोनों को सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जैसे आप दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या आ जाएगा, x1 इंटू y2 बराबर आ जाएगा आपको y1 इंटू x2 का। जरा गौर से देखो तो हमें x1 इंटू y2 की ही तो वैल्यू चाहिए थी और वो किसके बराबर आ गई, y1 इंटू x2 की बराबर आ गई। इसका मतलब हमारा ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलो अब सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 7 जो सैंपल पेपर का उसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या बोल रखा है कि अगर ए हमारा एक मैट्रिक्स दे रखा है, ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखा है और बोल रखा है ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हम जानते हैं अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज जो होता है वो बराबर होता है माइनस ऑफ ए का। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ये प्रॉपर्टी वो शो करता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकाल के यहाँ लिख लेते हैं। ए का ट्रांसपोज मेरे यहाँ पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 0 1 C माइनस 1 A माइनस B 2 3 और 0, ठीक है। अच्छा उसके बाद हम यहाँ पर नेगेटिव ऑफ ए भी अपना यहाँ पर लिख ही लेते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से 0 माइनस 1 2 1 A 3 C माइनस B और 0। अब हम क्या करते हैं ना, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं मैट्रिक्स के अंदर। तो जैसे हम इस माइनस को मैट्रिक्स के अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव है वो बन जाएगा पॉजिटिव और जो पॉजिटिव है वो बन जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये आपका माइनस माइनस ये माइनस हो गया। अच्छा अब जो हम दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि ये मैट्रिक्स बराबर ही है मैट्रिक्स का, जिसके सारे एलिमेंट बराबर होना चाहिए, तो हम दोनों मैट्रिक्स को कंपेयर कर लेते हैं। देखो जैसे हम कंपेयर करेंगे हमारे यहाँ पर b बराबर आ जाएगा 3, c बराबर आ जाएगा -2। अच्छा जरा गौर से देखो तो यहाँ पर पॉजिटिव ए है और यहाँ पर नेगेटिव ए है और दोनों आपस में बराबर है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है ना देखिए जब a बराबर मेरा 0 हो जाए, नहीं तो और कभी पॉसिबल है और कभी पॉसिबल नहीं है। अब हमें a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम यहाँ पर a बराबर पुट कर देंगे 0, b बराबर पुट कर देंगे 3 और c बराबर पुट कर देंगे -2, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, जहां मैं बोल रखा है कि फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, पी ए का बार इक्वल टू 1/2, पी बी का बार इक्वल टू 2/3, तो और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/4, और तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है कि पी ऑफ, ठीक है, ए का बार अपॉन बी का बार, इसका वैल्यू हमें क्या होगा, इसका वैल्यू हमें सिंपल सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो देखो मैं यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करने वाला हूँ, जरा आप ध्यान से समझना मैं इसको कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। देखो मुझसे पूछ क्या रहा है, मुझसे पूछ रहा है पी ए का बार अपॉन बी का बार, ऐसा पूछ रहा है ना, ठीक है। तो मतलब इसको कैसे पढ़ते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इवेंट्स अगर, है ना, ऐसे ही है ना। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जरा ध्यान समझना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ आपका ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार, है ना, और अपॉन में बी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का इंटरसेक्शन, ऐसा हम इसको बोल सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर, इसका एक फॉर्मूला ही होता है।
अच्छा, इसको जरा गौर से देखना, हम थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉपर्टी का भी यूज करने वाले हैं। जब देखो यहाँ पर ए में इंटर बार लगा हुआ, बी में बार लगा हुआ है, जब हम दोनों में बार लगाएंगे तो बीच का सिंबल क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आ जाएगा, मतलब ए यूनियन बी का ये बार हो जाएगा, है ना। और जब इसको दोनों में ब्रेक करते हैं तो बीच का सिंबल चेंज हो जाता है ना। और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार। ठीक है, अब जरा इसको आप जरा ध्यान से समझना, आप जरा ध्यान समझना। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का बार है ना, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार। अब जरा गौर से देखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का बार हमें यहाँ पर दिया हुआ है 2/3, लेकिन अगर हम किसी भी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यहां से निकाल लेते हैं तो काम फतेह, मेरा काम बहुत सिंपली हो जाएगा। अब देखो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम कैसे निकालते हैं, अब उसी में खेला है। देखो मैं वो खेला आपको यहाँ समझाता हूँ, जरा ध्यान समझना। मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार दिया हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, होता है कि नहीं होता है। तो यहां से मैं जैसे यहाँ पर 1/2 पुट करूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे को कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2/3, मतलब ये आ जाएगा 1/3। जरा मैं इस रिजल्ट को यहाँ ऊपर में लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, या फिर डायरेक्ट यूज ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना मिल गया, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना मिल गया, 1/3। अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही फॉर्मूला होता है। तो दिक्कत यहाँ पर, अब जरा ध्यान समझना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह में मैं क्या पुट कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह में मैं पुट कर दूंगा 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जगह में मैं क्या पुट कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जगह में मैं पुट कर दूंगा 1/3, और माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह में मेरे को दिया हुआ है 1/4, तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 1/4। ठीक है, जब आप इन सभी को सॉल्व करेंगे आपस में, देखो 1/2 से 1/4 माइनस होगा तो 1/4 बचेगा, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 को आपस में सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा नीचे में 12 और ऊपर में आ जाएगा 7। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा, 7/12, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपको कितना आ गया, 7/12। अब बस सबको यहाँ पर पुट कर देना है एंड यू विल गेट योर आंसर। तो मैं काम करता हूँ, इस साइड वाला चीज को थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, और यहीं पर पुट कर देता हूँ। तो ध्यान समझना, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ 1 माइनस, इसके जगह में हमने इसका वैल्यू निकाल लिया 7/12, और पी बी बार का दे रखा था, ये कितना देखा था, 2/3 दे रखा था। इसको इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ऊपर में आ जाएगा 5/12, ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा आपको ये 2/3 से डिवाइड में है, ये देखो 3 से 4 बार में कट जाएगा, है ना। तो फाइनली आपका जो आंसर आना चाहिए वो आ जाना चाहिए आपका 5/8। यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 5/8, यानी कि आपको ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। धन्यवाद। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 अब ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान देखना। बोल रहा है कि दो वेक्टर आपको दिए, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर। बोलता है कि दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एक ऑब्टूज एंगल है। तो हमें यहाँ पर बताना है कि ए जो है उसका रेंज क्या होगा, मतलब ए इस चार ऑप्शन में ए कहां से लेकर कहां तक लाई करेगा, सिंपल ये बताना है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हम जानते हैं ना कि फॉर ऑब्टूज एंगल जो हमारा कॉस थीटा रहता है वो आपका क्या रहता है, लेस देन 0 रहता है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, कॉस थीटा हमारा क्या लेस देन 0 है और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए ना। अच्छा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए डॉट बी अपॉन में मॉड ए मॉड बी, यही फॉर्मूला होता है ना, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर का, जो कि कॉस थीटा की जगह हम लोग लिखते हैं। तो देखो जरा यहाँ पर ए और बी की जगह में आपका क्या आ गया है, पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर अपॉन में मॉड पी मॉड क्यू आ गया, और ये लेस देन 0 है। देखो ये चीज को जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म ही हो जाएगा, तो सिर्फ पी डॉट क्यू बचेगा। तो अब हम क्या करते हैं ना, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। कौन कौन से वेक्टर का, तो 2a² आई कैप, ठीक है, माइनस 3a जे कैप, ठीक है, और प्लस में आ गया आपका के कैप। इसका हम डॉट ले रहे हैं किसके साथ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए के कैप, और ये लेस देन क्या है, 0। जब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो देखो ये क्या आ जाएगा, आपको आ जाएगा यहाँ से 2a², ठीक है, माइनस का 3a, और प्लस आ जाएगा यहाँ से a, ये लेस देन 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2a² माइनस 2a इज लेस देन 0। जरा गौर से देखोगे तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ से 2a कॉमन ले सकते हैं, 2a कॉमन लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, a-1 लेस देन 0। हम इसका क्रिटिकल पॉइंट अब ड्रॉ कर सकते हैं ना। हम देखो अब यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मेरा क्या आ गया, 2a इंटू a-1 लेस देन 0। अगर मैं यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करूँ तो एक आपको आ जाएगा 0 और एक आपका आ जाएगा 1। ठीक है, फॉर लेस देन वैल्यू, हमको तो लेस देन 0 चाहिए ना इसका वैल्यू, तो वो हमको कहाँ मिल रहा है, देखो 1 से बड़ा डालोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा,
जीरो से छोटा डालोगे तो आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, लेकिन जीरो से वन में आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। जीरो से वन पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रहा है। इसका मतलब जो है हमारा जो ए है वो बिलोंग्स करेगा फ्रॉम जीरो से लेकर वन तक। इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन बी है वो हो जाएगा करेक्ट। कितने इजी क्वेश्चन था। आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करते हैं सीबीएसई सैंपल पेपर का, जहां में मॉड ए मॉड बी का वैल्यू दे रखा है, मॉड ऑफ ए प्लस बी का भी वैल्यू दे रखा है, और ए माइनस बी वेक्टर का वैल्यू पूछ रहा है। तो जरा गौर से देखना इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ। देखो, अब मैं जानता हूँ कि मॉड ऑफ ए प्लस बी का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसके बराबर होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर। अब जरा देखना ए प्लस बी का आपको वैल्यू कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहाँ पर भी आप ए बराबर जब 3 पुट करोगे और बी बराबर 4 पुट करोगे तो इधर भी आपको 25 आ जाएगा, प्लस 2 ए डॉट बी यहाँ पर बचेगा। तो जब आप दोनों सबको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से आपको ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर के बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है। अब मुझे किसकी वैल्यू चाहिए था, मुझे तो मॉड ऑफ ए माइनस बी का वैल्यू चाहिए था ना। तो मैं इसका वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैं मॉड ऑफ ए माइनस बी का जब स्क्वायर करता हूँ तो आ जाएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट बी आता, मगर उसका वैल्यू चूंकि 0 तो मैं लिख नहीं रहा। अब जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर ए की जगह में 3 पुट कर दूंगा और बी की जगह में 4 पुट करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 25। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगा तो मेरा वैल्यू कितना आ जाएगा 5। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धन्यवाद। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग करते हैं अब 11। तो यहाँ पर क्या बोल रखा है, हमें एक लीनियर प्रोग्रामिंग फंक्शन का क्वेश्चन है, एलपीपी का प्रॉब्लम है ये, है ना। जहां पर हमें बोल दिया है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन यानी कि जो जेड की वैल्यू है वो हमें दे रखी है, जेड इक्वल टू 4x प्लस 3y, और इसका जो फिजिबल रीजन है वो ये वाला जो सेटेड जिससे मैंने ब्लू से सेट किया है ना, वो इसका फिजिबल रीजन है। ठीक है। तो इसके 4 ऑप्शन है, बोल रहे थे 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो चेक कर लेते हैं। जैसे कि इसमें बोल रहा था कि जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है जेड का वो या तो हमें आर पे मिलेगा या फिर क्यू पे मिलेगा, या फिर जो जेड का जो वैल्यू है वो आर का जो भी वैल्यू आएगा वो पी से छोटा होगा। मतलब ये सब चेक कर रहा था इसमें। ठीक है। चलो चेक करते हैं। पहले हर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जेड का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं ना जेड का जो वैल्यू निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट कैसे निकालते हैं। तो हम पहले जेड बराबर जान लेते हैं क्या होता है। तो जेड बराबर मेरा 4x प्लस 3y दिया हुआ है। तो फॉर डिफरेंट वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट के निकालने के लिए हम बस क्या करेंगे, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर जेड में पुट कर देंगे। ठीक है। जैसे कि अगर हमें वैल्यू ऑफ जेड चाहिए, ठीक है, वैल्यू ऑफ जेड चाहिए एट आपको पी, वैल्यू ऑफ जेड क्या हो जाएगा एट पी। तो यहाँ पर आप देखना पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है 0,40। तो एक बार हम यहाँ पर एक्स की जगह में क्या पुट कर देंगे 0, और वाई की जगह में क्या पुट कर देंगे 40। तो हमें यहाँ पर जेड बराबर क्या मिल जाएगा आपको 120 आ जाएगा। आप देख लेना। ठीक है। जेड बराबर आपको क्या आ जाएगा यहाँ से 120। ठीक है। तो एट पी हमें जेड बराबर कितना मिला है 120। ठीक है। सिमिलरली हम चेक कर लेंगे एट क्यू। एट क्यू में आप चेक करते हैं। तो जैसे हम एट क्यू में चेक करेंगे तो देखो मेरा एट क्यू में जो कोऑर्डिनेट है वो कितना है 30 और 20 है। ठीक है। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट इसका 30 दिया हुआ है और वाई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसका 20। जैसे हम यहाँ पर एक्स बराबर 30 पुट करेंगे और यहाँ पर वाई बराबर पुट करेंगे 20, तो हमारा जेड बराबर यहाँ से आ जाएगा 180। ठीक है। जैसे कि देखो 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120, और 3 इंटू 20 कितना होता है 60, है ना। तो 120 प्लस 60 कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर एट क्यू में आपको क्या आ गया जेड इक्वल टू आ गया 180। ठीक है। सिमिलरली अपन जो है ना अब आर में चेक कर लेंगे। किसमें चेक कर लेंगे, आर में, कि आर में अपन का कितना वैल्यू आ रहा है। तो एट आर में जब हम चेक करेंगे तो आर का जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40,0। आर का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है हमें 40,0 दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा जेड का वैल्यू आ जाएगा वो सिंपल कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 160 के बराबर आ जाएगा। आप देख लेंगे पुट कर लेना, y बराबर 0 और x बराबर 4 पुट करोगे आपको 160 ही आ जाएगा। अच्छा जरा देखो यहाँ पर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। देखो एट ओ में जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि इसके दोनों कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही 0 है। तो एट ओ में जेड की वैल्यू कितना है 0 है। ठीक है। अब जरा अपना ऑप्शन को चेक करते हैं। तो जरा गौर से देखो, तो हमें यहाँ पर जो मैक्सिमम वैल्यू मिला है वो कहाँ पर मिला है, क्यू पे ही मिला है। क्यू पे ही जेड का वैल्यू 180 है। इससे ज्यादा कहीं पर मिल रहा है क्या, इससे ज्यादा कहीं पर नहीं मिल रहा है। और ऑप्शन बी को जरा तुम देखोगे तो हमें ऑप्शन बी बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको क्यू पे मिलेगा। ठीक है। तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करते हैं। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है। और यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसको सॉल्व करके हमें बताना है कि इस चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो एक बार देखो, ये जरा इंटीग्रेशन का इस पैटर्न को जरा समझना कि कभी भी अगर आपको इस तरह का इंटीग्रेशन देना कि नीचे में आपको हायर डिग्री पॉलिनोमियल हो, कुछ ब्रैकेट में अंदर में एक्स पर बहुत ज्यादा पावर आपको दिख रहा हो, तो आप हमेशा याद रखना जब भी ब्रैकेट ऐसा आपको दिया रहे, ऐसा आपको एग्जाम में दिया रहे, तो आप ब्रैकेट के अंदर में जो हाईएस्ट डिग्री जो होगा ना एक्स का, तो उसको आप कॉमन ले लो हमेशा। इसको बनाने का तरीका यही होता है। कोई दिक्कत यहाँ पर जरा इसको जैसे गुणूंगा, यहाँ तो 1 है और एक्स तो हाईएस्ट पावर हो कितना है एक्स पावर 4, तो मैं क्या कर लूंगा एक्स पावर 4 को यहाँ से कॉमन निकाल लूंगा, और कॉमन निकालते लिखना मेरा काम इतना आसान हो जाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ से एक्स पावर 4 कॉमन निकाला, बाहर में एक्स क्यूब है, एक्स पावर 4 जैसे मैंने यहाँ से कॉमन निकाला, ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 तो पूरा पावर था हुआ है ना। तो इससे पावर जैसे 4 बाहर आएगा तो 1/2 उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और यहाँ अंदर में क्या बचेगा, यहाँ अंदर में बचेगा 1/x⁴ और +1 और इसका पावर है 1/2। जरा गौर से समझना इस बात को कि जब x⁴ इंटू 1/2 कर हम करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 2 जो है इस 2 को कर देगा 2 बार में ना, यहाँ x² हो जाएगा। कोई दिक्कत, इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं कि dx अपॉन ये क्या हो जाएगा आपका x⁴, ठीक है, 1/x⁴ +1 और फिर यहाँ पर लगा होगा 1/2। अब देखो नेक्स्ट क्या करने वाला हूँ ना कि आप इस पूरे चीज को मान लो t, आप क्या चीज को मान लो t, मतलब मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप क्या करो, आप 1/x⁴, ठीक है, +1 +1 प्लस इसको आप मान लो t², तो इसको आप मान लो t², इसको आप क्या मान लो, इसको आप मान लो t², 1/x⁴ +1, इसको आप क्या मान लो t² मान लो, ठीक है। तो इससे मेरे को बेनिफिट क्या होगा जरा ध्यान समझना। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ डिफरेंशिएट, मैं जैसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा ना, ये आपको आ जाएगा, इधर आ जाएगा आपका -4/x⁴ dx और इक्वल टू हो जाएगा 2t dt। कोई दिक्कत, डिफरेंशिएट करके देख लेना, मैंने सिंपली यहाँ पर दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो मेरे को ये आ गया, कोई दिक्कत। अब मैं क्या करने वाला हूँ, जब देखना यहाँ से ये 2 कट जाएगा 2 बार में, है ना, और मैं क्या करने वाला हूँ, तो यहाँ पर 1/x⁴ इधर रखता हूँ और बाकी -2 जो इधर बचा है ना उसको मैं इक्वल टू के उस तरफ ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा -t/2 dt, -t/2 dt, ठीक है। इसका मतलब 1/x⁴ dx जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, -1/t dt, ठीक है। अब इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम यहाँ पर अपना अगर कर दे, परफॉर्म कर दे तो क्या होगा, देखो मैं ऊपर वाले स्टेप ये वाला इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं ऊपर वाले स्टेप को इरेज करता हूँ ताकि मैं यहाँ पर अपना काम कर सकूँ। तो जरा गौर से देखना मैं क्या करने वाला हूँ, मैं dx जगह क्या लिख दूंगा, -t/2 dt, मैं dx जगह क्या लिख दूंगा, सॉरी dx/x⁴ के जगह मैं क्या लिख दूंगा, -t/2 dt। तो -1/2 को मैं बाहर कर देता हूँ, t/dt आ जाएगा, है ना। dx/x⁴ के जगह में मैंने क्या लिख दिया, -1/2 t dt, ठीक है। और क्या बचा ये ना, तो इसके जगह मैंने क्या मान के रखा है, इसके जगह मैंने मान के रखा है t², तो नीचे में क्या आ जाएगा आपको t² और इसमें पावर क्या चढ़ा हुआ है 1/2। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, -1/2 इंटीग्रेशन, ये 2 से 2 मर जाएगा, है ना, देखो ये 2 है और ये 2 है, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा ऊपर में भी जरा गौर से देखोगे तो एक t बचा हुआ था ना, नीचे में भी एक t बचा, तो ये t से ये t भी मर जाएगा। तो फाइनली मेरे को क्या बचेगा, -1/2 dt, -1/2 dt। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका -t/2 + c, -t/2 + c। इसको जब मैंने सिंपली इंटीग्रेट करा तो मेरे को क्या आ गया, -t+2/c, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना, मैं t के वैल्यू यहां से निकाल सकता हूँ, मेरे t का वैल्यू अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो सिंपली क्या आ जाएगा, देखना यहाँ पर से t² बराबर मैंने क्या मान के रखा है 1/x⁴ +1, मैं दोनों तरफ अगर एलसीएम ले लूं तो मैं इसको बोल सकता हूँ 1+x⁴ ठीक है। अब मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूंगा तो t बराबर आपका क्या आ जाएगा, √1+x⁴, और इसमें स्क्वायर रूट लोगे तो बाहर x² आ जाएगा। तो t के जगह में मैं क्या पुट कर सकता हूँ, √1+x⁴ ठीक है। तो बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर t की जगह में क्या पुट कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पर t की जगह में -1/2 तो पहले से था, और t की जगह में मैं पुट कर दूंगा √1+x⁴ अपॉन में x² और +c। तो जरा चेक करते हैं अभी हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो जरा गौर से देखो तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, -1/2 √x⁴ अपॉन x² और +c। तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा क्वेश्चन है ना कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं है, इसको कलम उठाने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रहना चाहिए। जरा गौर से समझना, अगर कुछ भी आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो फ्रॉम 0 से 2π, है ना, फ्रॉम 0 से 2π fx, और अगर मेरा fx एक ऑड फंक्शन है, अगर मेरा fx ऐसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उस इंटीग्रेशन का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ऑड फंक्शन का अगर आप फंक्शन के अंदर कुछ नेगेटिव इनपुट करते हो तो बाहर में आपको वो क्या करता है, वो नेगेटिव को बाहर निकाल देता है। इस चीज को हम लोग ऑड फंक्शन बोलते हैं। अब जरा देखना अपना कोसेक इसको जरा देखो, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से 2π कोसेक का पावर 7 dx दिया हुआ है। ये कोसेक कैसा है, कोसेक आपका एक ऑड फंक्शन है और उसका पावर 7 भी करोगे तब भी वो एक ऑड ही फंक्शन रहेगा। तो 0 से 2π का वैल्यू हम यहाँ पर डायरेक्ट क्या बोल देंगे, 0, यानी कि हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 14 भी किया जाए, आपके बैटरी डाउन नहीं ना हुआ सबका। क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, ये भी बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मतलब ये दिया गया इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और क्या बताना है, सॉल्यूशन ऑफ इस डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बताना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये पावर वाइडेस का मतलब क्या होता है, वाइडेस का मतलब होता है dy/dx, ठीक है। तो हमको क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जरा ब्लैक से लिखो, तो क्या दिया हुआ है, e का पावर वाइडेस इक्वल टू x, ऐसा कुछ बोल रखा है। वाइडेस का मतलब क्या होता है, वाइडेस का मतलब होता है dy/dx। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करेगा सबसे सिंपल क्या तरीका है, क्या e को उधर ले जाओ,
ई को जब इक्वल टू आप उधर लेके जाते हो ना, तो जो भी रहता है उसमें लॉग इंटू वो हो जाता है, मतलब लॉग हो जाता है ना, लॉग में कन्वर्ट हो जाता है वो। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, वाई डैश इक्वल टू लॉग एक्स। मैंने क्या किया, कुछ नहीं करा है, मैंने इस ई को उधर ले गया, जैसे मैं ई को उधर ले गया ये log x बन जाएगा, वो देखा यहाँ पर। अच्छा, मतलब आप अगर इसको जरा मैं लिखूं तो y का मतलब क्या होता है, dy by dx। तो dy by dx आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर log x दिया हुआ है, तो देखा यहाँ पर। तो dy by dx आपको क्या दिया हुआ है, log x दिया हुआ है। अब मैं dx उधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो dy बराबर आपको क्या आ जाएगा, log x इंटू dx, log x इंटू dx। अब आप सिंपली क्या करो, दोनों तरफ कर दो इंटीग्रेट, दोनों तरफ क्या कर दो आप इंटीग्रेट कर दो। क्या log x का इंटीग्रेशन आपको पता है नहीं ना, तो यहाँ u डॉट v रूल लगा देना, यहाँ पर क्या लगा देना आप, u डॉट v रूल लगा देना, जहां पर हमारा log x हो जाएगा, log x हो जाएगा हमारा फर्स्ट फंक्शन और dx 1 हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy हमारा क्या हो जाएगा, y log x में क्या लगा दूंगा, u डॉट v रूल। तो u डॉट v रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन को आप निकाल दो बाहर, सेकंड फंक्शन को कर दो इंटीग्रेट, फिर माइनस v बाय dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, v बाय dx यानी कि हो जाएगा log x, है ना। और फिर इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा dx, और फिर दो चीज का फिर एक बार और हमको करना होगा इंटीग्रेट। मैंने कुछ नहीं कर रहा है, बस यहाँ पर u डॉट v रूल लगा दिया। अगर आपको log x का मालूम है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन याद करने से अच्छा है कि आप इस तरह के प्रॉपर्टीज को याद रखो। तो y बराबर क्या हो जाएगा, dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, फिर हो जाएगा x log x माइनस, देखो log x का डिफरेंस कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 by x, है ना। और यहाँ इंटीग्रेशन dx भी है, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। तो एक बार और क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। देखो x x यहाँ मरेगा तो सिर्फ 1 बचेगा यहाँ पर, है ना। मतलब ये बन जाएगा आपको y इक्वल टू x log x, है ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx। इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। तो यानी कि y बराबर आपको क्या हो जाएगा, x log x और माइनस का आ जाएगा x और प्लस का c, सगुन का जो हम लोग अपने आप लगाते हैं। तो अब जरा हम चेक कर लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन इससे मैच खा रहा है। तो हमारा ऑप्शन मैच खा रहा है x log x माइनस x, ऑप्शन बी। हमारा ऑप्शन बी देखो इससे मैच खा रहा है x log x माइनस x, तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो चलो अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये भी बिना कलम उठाए हुए इसको आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स भी पढ़ रखा है तो, ठीक है। हमें बस पूछना है कि जो ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया गया है, ये साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है, कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है, या फिर कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो अगर आप थोड़ा सा भी इनवर्स पढ़ो तो आपको मालूम होगा, अगर नहीं पढ़े तो थोड़ा सा आप अंदाजा कैसे लगाओगे मैं बता देता हूँ। देखो जिस तरीका से हमें कॉस में आप क्या पुट करते हो कि आपको -1 आता है, तो कॉस में आप पाई पुट करते हो तो कॉस पाई का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। कॉस में आप क्या पुट करते हो कि 1 आता है, तो कॉस 0 का वैल्यू 1 आता है, ठीक है। तो जरा अच्छा, कॉस में कब कॉस का वैल्यू कब 0 हो जाता है, तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 हो जाता है। मतलब देखो बस इनवर्स में हम इसका उल्टा चेक करेंगे, तो कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 होता है ना। कॉस 0 का वैल्यू होता है 1 और कॉस पाई का वैल्यू होता है -1। तो कॉस इनवर्स जस्ट इसका उल्टा होगा ना। इसका मतलब क्या कि कॉस इनवर्स 0 का जो वैल्यू होना चाहिए वो आना चाहिए पाई बाई 2, है ना। कॉस इनवर्स 1 का वैल्यू आना चाहिए 0, और कॉस इनवर्स -1 का वैल्यू आना चाहिए पाई। को दिक्कत यहाँ पर समझ में आया कि नहीं आया बात को। तो ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो चलो हम लोग चेक कर लेते हैं, तो चलो चेक करते हैं। देखो कॉस इनवर्स 0 का वैल्यू कितना आना चाहिए, पाई बाई 2। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर इस ग्राफ में 0 प्लॉट पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा, देखो जरा ध्यान समझना, जो आउटपुट आता है ना, आउटपुट बाहर में जो भी आउटपुट लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है y कोऑर्डिनेट को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, y कोऑर्डिनेट को। और फंक्शन के अंदर जो आप इनपुट देते हो ना, वो रिप्रेजेंट करता है x कोऑर्डिनेट को। इसका मतलब कि जैसे मैंने cos इनवर्स के अंदर 0 पुट किया, मतलब x बराबर 0 पुट किया, तो मेरे को y बराबर क्या आना चाहिए, पाई बाई 2। तो जरा गौर से देखो, जैसे मैंने यहाँ पर 0 पुट किया, हाँ मेरे को y बराबर क्या मिल गया, यहाँ पर पाई बाई 2 मिला। सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पर 1 पुट किया, x का वैल्यू जैसे यहाँ पर 1 हुआ, y का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया ना। तो जैसे मैंने cos इनवर्स 1 का वैल्यू यहाँ पर देखो 0 आ गया। जैसे मैं यहाँ पर -1 पुट करूंगा, जैसे मैं यहाँ पर क्या पुट करूंगा, -1 पुट करूंगा, मेरे को वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई। तो जैसे देखो मैंने -1 पुट किया, देखो y का वैल्यू मेरा कितना आ गया, पाई। तो ये देखो इस तरीका से भी हमने सिद्ध कर दिया कि जो ग्राफ है किसका ग्राफ है, ये cos इनवर्स x का ग्राफ है। तो आपको ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ा सा हिदायत दे दूं कि अगर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अगर बेसिक भी आपको मालूम है, तो देखो बेसिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सीबीएसई में, इसलिए आप सब ग्राफ प्रॉपर देख के जाना, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग सॉल्व करते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है एलपीपी का। इसमें भी कलम उठाने का तो जरूरत नहीं है, थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ ग्राफ यहाँ पर प्लॉट कर दिया, ठीक है। बाकी ऑप्शन आपको यहाँ पर साइड में कहीं दिख रहा होगा, चारों के चारों ऑप्शन, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना, तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जेड ये हमारा एक एलपीपी दिया हुआ है, जिसमें जेड की मिनिमम वैल्यू दिया हुआ है आपको 134, और वो कहां पर मिल रहा है आपको 3,8 पे मिल रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो तो दिए गए चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है।
तो जरा ध्यान समझो, आप सेकंड वाले ऑप्शन को देखना। सेकंड वाले ऑप्शन में देखो हमारा क्या लिखा हुआ है, डज नॉट एग्जिस्ट एज द इनइक्वालिटी, इतना डज नॉट हैव एनी पॉइंट कॉमन विद द फिजिबल रीजन। देखो सेकंड वाला देखो पॉइंट क्या बोल रहा है कि डज नॉट एग्जिस्ट एट द इनइक्वालिटी, इतना डज नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ कॉमन विद फिजिबल रीजन। इसका मतलब क्या, जरा ध्यान समझना। इसको ऐसे ऑप्शन बी सही होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे इसका ऑप्शन बी सही होगा, ध्यान से समझना। वो सिंपल ये बोल रहा है कि देखिए जो आपका इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी मतलब ये वाला इनइक्वालिटी कि 18x, जैसे जेड जो जेड ये वाला 18x प्लस 10y लेस देन जेड, ये पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ये चीज कभी पॉसिबल नहीं होगा, ये नॉट एग्जिस्ट होगा, ये इक्वेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है? तो जरा जेड का इक्वेशन देखो, जेड को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जेड को ये वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर ये इनइक्वालिटी पॉसिबल होगा, इसका मतलब कि हमें इस ये रीजन में भी कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा, इस वाले रीजन में भी हमको कुछ ना कुछ पॉइंट मिलेगा। लेकिन जरा गौर से समझना, तो मिनिमम वैल्यू आपको कहां पर मिल रहा है? तो मिनिमम वैल्यू आपको इस वाले पॉइंट पे मिल रहा है ना, और ये वाला पॉइंट इन सभी पॉइंट से ऊपर है। ये वाला जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट जो भी नीचे में जो भी उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेगा, अगर ये इनइक्वालिटी सही हो गया, इसका मतलब ये पूरा रीजन आ गया ना उस पे, ये पूरा रीजन आ जाएगा ना। और इस रीजन में जो भी पॉइंट मिलेंगे वो इस वाले पॉइंट से तो छोटा होगा, है ना। और उन पॉइंट पे इससे जो मिनिमम वैल्यू हमको मिलेगा जेड का। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है, ये क्वेश्चन में जो मिनिमम वैल्यू है जेड का, वो आपको 3,8 मिलना चाहिए। इसका मतलब इसके नीचे वाला रीजन जो है वो हमको लेना नहीं है। अगर ये वाला इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाएगा तो कभी भी आपको मिनिमम वैल्यू 3,8 पे मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। इसका मतलब कि ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक फंक्शन है जो कि एफ एक्स बराबर हमारा जी आई ऑफ एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पर बोल रहा है बताओ चार ऑप्शन में से क्या ऑप्शन सही है। क्या हमारा जी आई ऑफ एक्स वो कंटिन्यूअस है 2.5 पे, क्या हमारा तो डिफरेंशियल नहीं होना चाहिए 2.5 पे। अगर कंटिन्यूअस नॉट कंटिन्यूअस है 2.5 पे तो डिफरेंशियल होगा 2.5 पे। अगर नॉट कंटिन्यूअस है 2.5 पे तो नॉट डिफरेंशियल है 2.5, और कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशियल है 2.5। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो जरा ध्यान समझना। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका ग्राफ अगर बनाकर दिखाऊं जीआईएफ फंक्शन का, तो ग्राफ ऐसा कुछ ऐसा बनता है, जरा ध्यान देखना दूंगा। ग्राफ अगर प्लॉट करना आता है आपको, तो इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही बना लेंगे अपन, है ना। जैसे 0 से 1 के लिए कुछ ग्राफ आपका ऐसा रहता है ना। फिर 1 में ऐसा आता है, यहाँ से 1 से लेकर 2 तक फिर ग्राफ ऐसा रहता है, फिर ये ऐसा आपको चला जाएगा। देखो ये आपका क्या है, ये है आपका, देखिए ये 1 हो गया, ठीक है, ये आपका 2 हो गया ना, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया। तो जरा गौर से देखना, 1 से लेकर 2 तक आप जीआईएफ में कुछ भी डालो उसका वैल्यू आपको 1 आने वाला है। 2 से लेकर 3 के बीच में आप जीआईएफ में कुछ भी डालो उसका वैल्यू आपको 2 आने वाला है। मतलब ऐसा ही है ना, स्टेप अप फंक्शन होता है ना। फिर इसके बाद ऐसा ग्राफ इसका और ऐसा करके बनेगा, फिर ऐसा ग्राफ और बनेगा, इसका ऐसे चलते जाएगा। ठीक है, तो चलो हम अपना चेक करते हैं। जरा गौर से देखना, 2 से 3 के बीच में 2.5 कहां लाइक कर रहा है, 2.5 कहीं यहाँ पर लाइक करता होगा, 2 से 3 के बीच में ना ग्राफ में लाइक करेगा जी। सपोज करो मेरा कहीं यहाँ पर 2.5 लाइक कर रहा है। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, क्या 2.5 का जो ये जो ग्राफ है 2 से 3 के बीच में, तो ये तो ग्राफ मेरा कॉन्टिन्यूअस है ना, ये ग्राफ तो मेरा कॉन्टिन्यूअस है। वैसे भी हम जानते हैं कि जो जीआईएफ फंक्शन रहता है वो सिर्फ इंटीजर पर नॉन डिफरेंशिएबल होता है, और इंटीजर पर वो कंटिन्यूअस नहीं रहता है, कोई दिक्कत सिर्फ इंटीजर पे। बाकी वो लेकिन 2.5 तो मेरा इंटीजर नहीं है, मतलब 2.5 पे वो कंटिन्यूअस भी होगा, और 2.5 पे हम देख रहे हैं कि 2.5 पे डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि 2.5 आप इसका एलएचएल और आरएचएल निकाल लेना। देखिए, फिर आप इस ग्राफ को भी आप जरा गौर से देख लो ना, यहाँ पर क्या कोई कॉर्नर बन रहा है, या फिर मेरा फंक्शन यहाँ पर नॉन कंटिन्यूअस है। डिफरेंशिएबल कहां पर नहीं होता है, जहां पर ग्राफ में या तो कॉर्नर बने, ऐसा वर्टेक्स बने, है ना, या फिर जब मेरा ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो ऐसा पॉइंट पे मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल रहता है। मगर हम जब 2 से 3 के बीच में अपना ग्राफ देख रहे हैं ये वाला, तो मेरा ग्राफ तो यहाँ पर एकदम कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, दूसरी चीज, इस ग्राफ में कहीं पर ऐसा कोई वर्टेक्स जैसा कोई कॉर्नर भी नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो हमारा फंक्शन है वो 2.5 पे कॉन्टिन्यूअस भी है और एज वेल एज डिफरेंशिएबल भी है। इसका मतलब ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो गाइस, अब क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखने में काफी ज्यादा बड़ा लग रहा है, मगर क्वेश्चन ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, एरिया बाउंडेड रीजन जो है ना, डिफरेंट इंटीग्रेशन वाला, उसका ये उस चैप्टर से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। यहाँ पर सिंपल क्या बोल रहा है कि एक लड़का घूम रहा था स्कूल से बाहर, ठीक है, और वो एक ट्री का एक ब्रांच में जो है, ठीक है, तना में एक देखते हैं एक हनी बी का जो छत्ता रहता है ना, मधुमक्खी का जो छत्ता, उस छत्ता को देखता है। मधुमक्खी का जो छत्ता है उसका आकार कैसा रहता है, एक पैराबोला जैसा आकार रहता है उसका। ठीक है, तो हमें बोल रहा है कि उस मधुमक्खी का छत्ता का हमें एरिया निकालना है, जब कि जो एरिया बाउंडेड बाय द एरिया ऑफ द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y एंड द लाइन y इक्वल टू 4।
मतलब यहाँ पर सिंपल क्या बोल रहा है, यहाँ पर ना आपको करना क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ये वाला जैसे देखो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जो 4y लिखा हुआ है ना आपको, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और y इक्वल टू 4, ये दोनों मिलकर जो एरिया अपने अंदर बाउंड कर रहे होंगे ना, उसका आपको वैल्यू निकालना है। सिंपल ये बोलता है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y को अगर मैं प्लॉट करूं पहले यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा ऐसा कुछ बनेगा ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ। यहाँ पर ग्राफ किसका हो गया, ग्राफ हो गया आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जरा गौर से समझना बात को। नेक्स्ट क्या बोलता है कि y इक्वल टू 4, दो लाइन के बीच में या दो कर्व के बीच में ना एरिया आपका बनता है। तो एक तो आपके एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y होगी और दूसरा क्या बोल रहा है, y इक्वल टू 4। तो अगर मैं y इक्वल टू 4 ड्रॉ करूं, तो y इक्वल टू 4 मेरा कुछ ऐसा ड्रॉ होगा। लेट अस कंसीडर कि ये आपका क्या है, ये आपका है y इक्वल टू 4। तो हमें जो है ना इसके बीच में जो एरिया छुप रहा है, उस एरिया का वैल्यू बताना है। तो मान चलो इस कर्व और इस कर्व के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, ये एरिया आ रहा है ना पूरा। तो इसी एरिया का हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू को बताना है। ठीक है, अब जरा ध्यान समझते हैं कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो देखो जाहिर सी बात है कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का मेरे को यहाँ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे इंटीग्रेट करना है वो ज्यादा जरूरी है। तो जरा ध्यान समझते हैं। सबसे पहले जो जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, ये पहले कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं। ये तो आपको ओरिजिन, ये तो आपको 0,0 आ जाएगा। ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये देखो ये वाला मेरे को ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालूंगा, तो दोनों कर्व का इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा। मैं इस वाले कर्व में y की जगह क्या पुट कर दूंगा, 4। तो जैसे मैं यहाँ पर y की जगह में 4 पुट करता हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y दिया हुआ था, मैं दोनों को सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तो मैं y की जगह 4 पुट कर दूंगा। जैसे y की जगह 4 पुट करूंगा, यह आ जाएगा 16, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा मेरा प्लस माइनस 4। x का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस 4। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4,4 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है आपका -4, सॉरी हाँ -4,4। तो देखा, ये हो गया आपका -4,0 और ये हो गया आपका 4,0। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ में आ गया होगा। तो देखा मैंने कुछ नहीं करा है, सिर्फ ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया। ठीक है, अब चूंकि मुझे ये वाला एरिया चाहिए ना, क्योंकि मुझे ये वाला एरिया चाहिए, बीच वाला एरिया चाहिए, दोनों के बीच वाला एरिया चाहिए, तो मैं कैसे निकालूंगा। देखो सबसे पहले ना मैं सबका नामकरण कर देता हूँ। जैसे कि मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसको नाम देता हूँ ए और इसको नाम देता हूँ बी। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ ना, ओ से लेकर ए तक का जो एरिया है पहले उसे निकाल ले रहा हूँ। ओ से लेकर ए तक का जो एरिया है पहले मैं उसे निकाल लेता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ पर, मतलब इस रीजन में यहां तक ये जो एरिया निकाल रहा हूँ, ये वाला एरिया पहले मैं इस वाले एरिया को निकाल लेता हूँ। ये जितना एरिया आएगा, ये वाला भी एरिया आपको उतना ही आएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक फिगर है ना। तो ये एरिया आपको जितना आएगा, ये भी एरिया आपको उतना ही आएगा। तो मैं इसी एरिया को निकाल लेता हूँ, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे टोटल रीजन के एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब जरा गौर से देखो, तो मैं ये वाला एरिया कैसे निकालू, ये वाला जो मैंने जिस एरिया को सेट किया है, मैं उस एरिया को कैसे निकालू, जरा वो बात को समझते हैं। देखो इसमें हम क्या करने वाले, देखो हम इंटीग्रेट करेंगे। हम क्या करेंगे, डिफरेंट इंटीग्रेशन का यहाँ पर यूज करेंगे। कैसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो ध्यान से, ये जो लाइन है आपका, ये लाइन आपको कहां से लेकर कहां तक एरिया दे रहा होगा, ये लाइन आपको एरिया दे रहा होगा, इसके नीचे वाला सारा रीजन का एरिया आपको ही दे रहा होगा ना। जब हम इंटीग्रेट करते हैं, डिफरेंट इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो जो हमारा फिगर होता है वो अपने नीचे वाला सारा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है ना। तो ये जो मेरा लाइन है, ये अपने नीचे वाला सारे एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, मतलब ये पूरा एरिया को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अच्छा, और ये जो आपका पैराबोला है, ये वाला जो पैराबोला है, ये आपका इस वाले एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कोई दिक्कत, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस लाइन जितना एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उससे माइनस कर दूंगा ये पैराबोला जितने एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमें हमारा फाइनल आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, मैं सबसे पहले लिखूंगा यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से कहां तक इंटीग्रेट करना है मुझे, 0 से लेकर 4 तक। इंटीग्रेशन 0 से 4 तक लाइन का एरिया। तो लाइन का एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो लाइन का जो इक्वेशन दिया हुआ है, लाइन का जो भी हमें इक्वेशन दिया हुआ है, इससे y इक्वल टू 4, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे 4 dx। ठीक है, फिर इसमें माइनस करना होगा मुझे इसमें माइनस क्या करना होगा, ये पैराबोला वाला का एरिया। तो पैराबोला का एरिया कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन 0 से 4, यहाँ पर आपको y बराबर कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बटे 4, और यहाँ पर बगल में लग जाएगा dx। इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपको यहाँ पर आपका ये इस पार्ट का एरिया आपको आ जाएगा। तो पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तो जैसे इसको सॉल्व करूंगा, 4 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x होता है। कहां से लेकर कहां तक लिमिट लगा, 0 से 4, माइनस एक्स स्क्वायर, देखो 1/4 तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x³/3, और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट कर रहे हैं अपन, 0 से लेकर 4 तक। इसको देखो हम लोग जब सॉल्व करेंगे, मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। देखो तो इसको जब सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 4 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका 16 माइनस 1/4, ये आपका आ जाएगा इंटू 4³/3। तो यहाँ से एक 4 अपने उड़ा देंगे, तो मेरा ये फाइनली क्या जनरेट हो जाएगा, मेरा जनरेट हो जाएगा 16 माइनस 16/3। 16 माइनस 16/3, अभी फिलहाल अपन इसको ऐसे रखते हैं, कितना आ गया मेरे को, 16 माइनस 16/3। ठीक है,
अब देखो मैं फर्दर सॉल्व यहाँ कर रहा हूँ, तो ये वाला जो मेरे एरिया आया, ये एरिया मेरा कितना आ गया 16 को मैं वहां से कॉमन ले लूं, इसको और सॉल्व कर सकता हूँ। 16 को कॉमन लूंगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/3, या फिर मैं इसको बोल दूंगा 16 इंटू 2/3। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना, तो ये जो आपको एरिया आया है, ये जो आपको एरिया आया है वो कितना आ गया है 16 इंटू 2/3 या फिर 32/3, 32/3। ये जो मेरे को एरिया आ गया वो कितना आ गया 32/3। अब मुझे जो टोटल एरिया चाहिए वो क्या है, वो तो इसका डबल है, वो इसका क्या है डबल। तो मैं अपने दिया गया एरिया में क्या किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तब मुझे इस वाले रीजन का भी एरिया आ जाएगा। तो टोटल एरिया कितना होगा, TOTL टोटल एरिया इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 32/3, जो कि आपका हो जाएगा 64/3, 64/3, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट। धन्यवाद। तो चलो क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करते हैं, और यहां से हमारे एसिजन और रीजन वाले क्वेश्चन देखो चालू हो गए। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि अगर हमारे ये फंक्शन देखो आपको ये दिया रखा है, एसिजन क्या बोल रहा है कि कोई फंक्शन आपका एफ बराबर ये है मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1, और ये फंक्शन जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल है आपका एट एक्स इक्वल टू 0 और एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको तो अपन को चेक करना होगा, इसको तो चेक कर लेंगे अपन। अब नेक्स्ट जरा देखो रीजन इसका क्या बोल रहा है कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट सी पे अगर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इसका एक ही कारण हो सकता है कि उसका जो एलएचडी और आरएचडी है ना, वो आपस में बराबर ना होती। तो बात सही है, ये तो रीजन इसका सही है, बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है मगर उस पॉइंट पे अगर उसका एलएचडी और आरएचडी अगर आपस में बराबर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है जो मेरा फंक्शन है वो नॉन डिफरेंशिएबल है, वो फंक्शन मेरा क्या है नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझते हैं यहाँ पर इस चीज को। देखो मैं इस पहले में मतलब रीजन मेरा सही है, यहाँ पर जो मेरा रीजन होगा ना वो मेरा रीजन करेक्ट होना चाहिए। मैं आप चेक कर लेता हूँ इसका एक्सीजन क्या है। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको एफ एक्स बराबर क्या दिया हुआ है, आपको एफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1। अगर मैं अपना फंक्शन को यहाँ पर रीडिफाइन करूं, मैं फंक्शन को अपने यहाँ पर क्या करूं थोड़ा सा रीडिफाइन करूं, तो रीडिफाइन करने का मतलब क्या है कि मैं पहले इसका क्रिटिकल पॉइंट बनाता हूं। आपको तो ग्राफ बनाना आना ही चाहिए, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 पे आएगा और एक क्या पर आएगा 1 पे आएगा, कोई दिक्कत। तो मेरा जो एफ एक्स है बाबू यहाँ पर एफ एक्स जो है मेरा यहाँ पर, वो देखो इसका फंक्शन क्या बन जाएगा यहाँ पर। अगर मेरा जो एफ एक्स है मतलब जो मेरा एक्स है वो ग्रेटर देन 1 है, अगर मेरा एफ एक्स क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है या फिर ग्रेटर देन 1 है, तो 1 पे ये वाला भी मॉड आपका पॉजिटिव के साथ खुलेगा और ये वाला भी मॉड आपका पॉजिटिव के साथ खुलेगा, तो मेरा एफ एक्स बन जाएगा यहाँ पर 2x माइनस 1। ठीक है, अगर मेरा यहाँ पर मान चलते हैं जो x है वो 0 से बड़ा है x और लेस देन क्या है 1, 0 से बड़ा है x या लेस देन क्या है आपका 1। ठीक है, लेस देन क्या है आपका 1, तो मेरा ये वाला ग्राफ आपका नेगेटिव के साथ खुलेगा क्योंकि 1 से छोटा है, और ये वाला ग्राफ आपका किसके साथ खुलेगा पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो ये जो मेरा ग्राफ बन जाएगा ये बन जाएगा आपका, ये वाला आपका नेगेटिव के साथ खुलेगा और ये वाला आपका पॉजिटिव के साथ, ये मतलब ये बन जाएगा x माइनस एक्स प्लस 1। इसका मतलब यहाँ पर आपको 1 आ जाएगा, यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, तो दिक्कत यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के लिए आपके लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 1। अच्छा, अगर मेरा मान चलते जो x है वो 0 से छोटा है, x अगर मेरा क्या है यहाँ पर 0 से छोटा है, x मेरा लेस देन 0, x मेरा क्या है लेस देन 0 है, तो ये भी ग्राफ आपका नेगेटिव के साथ खुलेगा और ये भी ग्राफ आपका नेगेटिव के साथ खुलेगा, मतलब ये बन जाएगा माइनस एक्स, ये बन जाएगा माइनस एक्स और ये हो जाएगा प्लस 1, यानी कि जो आपका एफ एक्स यहाँ पर करेगा वो करेगा -2x प्लस 1 के जैसा आपका यहाँ पर बिहेवियर इसका शो होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर -2x प्लस 1 के जैसा इसका बिहेवियर शो होगा। ठीक है, अब चलो अब हम मुझे क्या चेक करना है, मुझे ये चेक करना है कि डिफरेंशिएबल है या नहीं 0 और 1 पे ना। तो मैं काम करता हूँ ना, मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ डिफरेंशिएट कर देता हूँ। जैसे मैं इस फंक्शन का एफ डेस एक्स निकालूंगा, मेरे को क्या आ जाएगा यहाँ से 2x माइनस 1 है ना, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 व्हेन x इज 0 से बड़ा होगा x और लेस देन इक्वल टू क्या होगा आपको 1, और जब मैं इस चीज को डिफरेंशिएट करूंगा तो आ जाएगा -2 व्हेन x इज लेस देन 0। ठीक है, तो मेरे को ये आ गया एफ डेस एक्स का वैल्यू ये आ गया। अब चलो चेक कर लेते हैं, देखो अगर 1 से बड़ा के लिए एफ डेस एक्स का वैल्यू क्या है मेरा 2 है, और 1 से मतलब अगर मैं एलएचएल देखूं, एलएचएल 1 एट 1 पे मैं अगर एलएचडी देखूं, एलएचडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा के लिए अगर मैं एफ एक्स का वैल्यू देखूं, एफ डेस एक्स का वैल्यू देखूं, तो 1 से छोटा के लिए मेरा एफ डेस एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है, मतलब कि इसका एलएचडी एट 1 नेगेटिव आपका कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 1 पे देखूं आपका आरएचडी, 1 पे मैं क्या देखूं आरएचडी मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब एफ डेस एक्स का वैल्यू 1 से बड़ा के लिए, तो एफ डेस एक्स का वैल्यू जब 1 से बड़ा होगा x मेरा, तो उसके लिए कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो जरा गौर से देखो क्या यहाँ एलएचडी और आरएचडी आपस में बराबर है, नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन मेरा 1 पे तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। अब अपन 0 के लिए चेक करते हैं। ठीक है, तो 0 के लिए जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले देखते हैं एलएचडी एफ डेस एक्स का वैल्यू 0 से छोटा के लिए, 0 से छोटा के लिए, तो एफ डेस एक्स का वैल्यू जब 0 से वो छोटा है तो कितना वैल्यू आ रहा है मेरा -2 आ रहा है, कितना आ रहा है मेरा -2।
अगर हम इसका आरएसडी चेक करेंगे, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब जीरो से जब बड़ा होगा उसके लिए मेरा वैल्यू कितना आ जा रहा है, जीरो आ जा रहा है। तो फर्दर देखो एलएचडी और आरएसडी आपस में बराबर नहीं है, मतलब जीरो पे और वन पे ये फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। मतलब कि जो हमारा ये एक्सजन दिया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है ना। क्यों नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है ये, क्योंकि एलएचडी आरएसडी इसका बराबर नहीं है। इसका मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ ए और आर आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। और आर जो है उसका वो सही रीजन है ए का, कोई दिक्कत यहाँ पर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो चलो सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 20 को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा ग्राफ का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। सिंपल हमें क्या बोल रखा है कि अगर इसका एक्सजन क्या दे रखा है कि अगर कोई फंक्शन यहाँ से अगर यहाँ तक मैप कर रहा है तो वो मेरा फंक्शन क्या है, सेक एक्स है। मतलब ये सेक एक्स का आपको डोमेन और रेंज दे रखा है एक तरह से वहां देखा जाए तो, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है सेक एक्स जो है वो मेरा नॉट वन वन फंक्शन है, जो मेरा फंक्शन ये जो है वो नॉट वन वन फंक्शन है अपने डोमेन में। अगर ये एक नॉट वन वन फंक्शन है तो इसका जो रीजन दिया हुआ है कि क्यों ये वन वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो है मोर देन वन पॉइंट, अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू 2, तो ये जो ग्राफ को जो है एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करता है, एक से ज्यादा पॉइंट पे ग्राफ को क्या करता है, कट करता है। तो कोई सही बात है ना। अगर मेरा कोई ग्राफ है तो हम कैसे चेक करते हैं कि कोई फंक्शन वन वन है और कैसे चेक करते हैं कोई फंक्शन वन टू है। इसको चेक किया जाता है बाय वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट VLT से चेक किया जाता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। आप क्या करो, कि आप अपना दिया गया ग्राफ को एक्स एक्सिस का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, एक एक्सिस का पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो। अगर वो लाइन जो है ग्राफ को दो जगह में कट कर रहा है इसका मतलब वो फंक्शन मेनी वन फंक्शन है। अगर ग्राफ को एक जगह में कट कर रहा है इसका मतलब वो कैसा फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक पैराबोला बनाऊं, क्या बनाऊं, यहाँ पर एक पैराबोला बनाऊं, ठीक है। और मैं एक वर्टिकल लाइन टेस्ट करूं, जैसे कि मैं एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर दूं जो कि एक्स एक्सिस का क्या है, पैरेलल है। देखो ये ग्राफ कितना जगह में कट कर रहा है, तो जो दो जगह में कट कर रहा है, तो ये जो मेरा फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, ये एक मेनी वन फंक्शन होगा। अगर मैं यहाँ पर एक और ग्राफ बनाऊं, कुछ ऐसा ग्राफ बनाऊं, ठीक है, और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि जस्ट एक्स एक्सिस का पैरेलल है, तो ये मेरा ग्राफ कितना पॉइंट में काट रहा है, एक पॉइंट में काट रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कैसा फंक्शन होगा, ये वन वन फंक्शन होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर। तो इसका जो रीजन दिया हुआ है ना वो तो बिल्कुल सही है, रीजन जो दिया हुआ बिल्कुल सही है। अब जरा हम ऊपर वाला चेक कर लेते हैं कि जो हमारा सेक एक्स है वो वन वन है भी या नहीं है, पहले ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम सेक एक्स का ग्राफ यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो जो सेक एक्स का जो ग्राफ होता है, मैं यहाँ पर अभी आपके लिए प्लॉट कर दे रहा हूँ सेक एक्स का ग्राफ, आप जरा देख लेना। देखो सेक एक्स का ग्राफ बनाना भी बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। देखो आपको सेक एक्स का ग्राफ बनाना है ना, आप सबसे पहले कॉस एक्स का ग्राफ बना लो। कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है तो अपन को आता ही है ना, कॉस एक्स का ग्राफ बना लो आप पहले, ऐसा कॉस एक्स का ग्राफ बना लो। देखो थोड़ा सा इसको और लंबा करना होगा, ये मैंने बनाया कॉस एक्स का ग्राफ, ये ऐसा कुछ कॉस एक्स का ग्राफ बनता है ना। मैं इसको थोड़ा सा लंबा किया, इसको ऐसे किया। देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, सिंपली कॉस एक्स का ग्राफ बना लिया। अब सब जरा सब एंगल को भी जरा लोकेट कर देता हूँ ना। ये मेरा 2 पाई हो जाएगा है ना, यहाँ तो मेरा पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा तो 0 हो जाएगा है ना, ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाई 2 है ना। यहाँ पर हो जाएगा ये आपका माइनस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 पाई, ठीक है। अब देखो आपको सेक एक्स का ग्राफ बनाना है, किसका ग्राफ बन गया, कॉस एक्स का। अब क्या करना है आपको, ध्यान से समझना। आपको पाई बाई 2 पे ऐसा एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। माइनस पाई बाई 2 पे कैसा लाइन ड्रॉ कर देना है, इसको एसिम्पटोट बोलते हैं। अभी मैं आपको ट्रिक बस बता दे रहा हूँ एग्जाम के लिए है ना। 3 पाई बाई 2 पे भी आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देना है, ठीक है। और माइनस 3 पाई बाई 2 पे भी आपको एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर देना है। तो देखिए यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ जो होगा ना इसका जो सबसे टॉपमोस्ट वर्टेक्स होगा ना, यहाँ से जस्ट इस फिगर का एक उल्टा इमेज ऊपर में बना देना। मतलब जैसे यहाँ पर ऐसा डाउनवर्ड पैराबोला बना हुआ है ना, तो आप यहाँ पर एक ऐसा अपवर्ड पैराबोला बना देना। और ध्यान रहे कि इस लाइन में टच करना नहीं चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जरा गौर से देखना, यहाँ पर ये मेरा पाई है, ये मेरा कितना है, ये मेरा कौन सा एंगल, यहाँ पर मेरा पाई होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान समझना, यहाँ पर ऐसा अपवर्ड पैराबोला बना हुआ है, तो मैं इसी से सटाकर एक डाउनवर्ड पैराबोला ऐसे नीचे की ओर बना लूँ। ये जो ब्लू वाला लाइन देख रहे हो ना, यही मेरा किसका फिगर है, यही मेरा सेक का फिगर, ठीक है। यहाँ पर भी मेरा माइनस पाई होगा, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा फिगर बन जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, समझ में आया कि नहीं है बात को। तो इस तरीके से ये जो आपका ग्राफ बना, फिर मैं क्या करता हूँ ना, ब्लैक वाला को इरेज कर देता हूँ। ब्लैक वाला को क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ब्लैक वाला को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ये ब्लैक वाला मैंने यहाँ से इरेज कर दिया। तो मेरे को जो ग्राफ बचा वो किसका ग्राफ है, वो किसका ग्राफ है, सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ है। अब जरा आप अपने सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ को देखो, तो जैसे आप एक लाइन को ड्रॉ करते हो, या जैसे पे एक लाइन को ड्रॉ करते हो, जैसे ये देखो, ये पॉइंट आपका 1 है, ये पॉइंट आपका क्या है, ये 1 है। आप जानते हैं ना मैक्सिमम जो वैल्यू होता है कॉस का कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये पॉइंट तो आपका 1 होगा। और हमें क्या बोल रहा है कि हम कौन सा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, y इक्वल टू 2 ड्रॉ कर रहे हैं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं, y इक्वल टू 2। तो जो y इक्वल टू 2 ड्रॉ करोगे आप, ये तो इससे ऊपर ही होगा ना। तो जो आप यहाँ पर एक y इक्वल टू 2 जैसे आप ड्रॉ कर रहे हो, तो जरा देखो सेक इनवर्स कितने जगह में कट कर रहा है, ये 2 जगह में कट कर रहा है ना।
पॉइंट वन और पॉइंट टू। इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं है, क्या कौन सा फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। तो इससे हमको क्या समझ में आता है कि जो इसका जो एसजन बोल रहा था कि सेक इनवर्स सेक एक्स जो है आपका वो वन वन फंक्शन नहीं है, ये सही है। और रीजन भी बिल्कुल सही है, यही ना रीजन दिया हुआ था कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट में कट करता है तो वो वन वन फंक्शन नहीं होता है। इसका मतलब इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए और आर आपका करेक्ट है, और आर जो है वो सही रीजन है ए का। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद तो चलिए यहां से हमारा सेक्शन है पूरी तरह से हो जाता है कंप्लीट। यहां तक मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की है, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। इसका सेक्शन बी और सेक्शन सी और बाकी सारे पार्ट मैं बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड जरूर करूंगा, और बहुत ज्यादा डिटेल में उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन अपने दोस्त को प्लीज जरूर जरूर शेयर करना, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल फ्री है, मगर इससे हमारी काफी ज्यादा हेल्प होती है। धन्यवाद।